महाराजगंज जनपद में गौतम बुद्ध के बारे में हम जान रहे हैं डॉक्टर परशुराम गुप्ता जी से, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के लिए महाराजगंज कितना खास है और भगवान बुद्ध ने महाराजगंज को क्या क्या दिया है। बशर्ते अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो अभी तक वो सारे स्थल जो हैं वो अल्प विकसित हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। जहाँ भी जानकारी है वो विभाग के कागजों में सीमित है और लोग वहाँ तक कम पहुँचते हैं ताकि उसका भी विकास हो सके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने आपसे वादा किया था कि हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे ताकि इन सारी चीज़ों के बारे में भी लोग जान सकें। महाराजगंज जनपद के बौद्ध स्थलों के बारे में वीडियो के 2 अंक आपने देखे, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं और ये बताएं कि आपको इसके पहले आपको इसकी जानकारी थी या नहीं थी। इसके बाद वीडियो के इस अंक में हम जानेंगे कि महाराजगंज जनपद में भगवान बुद्ध के लिए और क्या है खास, किन किन जगहों पर उनके पुराने काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी मान्यताओं के साथ जुड़ी हुई हैं, और किस तरह का और विकास होना चाहिए जिससे कि यह सारी चीज़ें हो सकें। तो सर 2 चीज़ों के बारे में हमने जाना, तीसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए भगवान बुद्ध से जुड़े हुए? जनपद महाराजगंज में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। 2 के बारे में चर्चा हुई है, देवदा और रामग्राम के बारे में। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कुंवरवर्ती स्तूप का स्थल है। ये वो स्थल है जहाँ अपना गृह त्याग करने के पश्चात भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने अपने वस्त्राभूषण का त्याग करके और सन्यासी का वेश धारण किया था। ये स्थल जनपद महाराजगंज मुख्यालय से मुश्किल से 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। जब आप सिसवा बाजार की तरफ जाते हैं तो बीच में एक गांव पड़ता है जिसको हम चिउटाहा के नाम से जानते हैं। चिउटाहा से मुश्किल से 200 मीटर आगे जाने पर दाहिनी तरफ जब हम दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ पर लगभग 20 एकड़ का एक पोखरा दिखाई देता है, जो कि ये जो है ग्राम पंचायत का पोखरा है, जीएस की ज़मीन है। और यह जो पोखरा है इसकी विशेषता ये है कि ये चारों तरफ से लगभग 20 फीट चौड़े मिट्टी के टीले से घिरा हुआ है। और ये जो मिट्टी है, मिट्टी का जो टीला है, इसकी जो मिट्टी है ये इतनी प्राचीन है कि इस समय वो कंकड़ में कन्वर्ट हो गई है। यह जो पोखरा है, इस पोखरे का जो ईशान कोण है वहाँ पर एक स्थल है जिसको कुंवर बाटिका थान कहा जाता है या कुंवरवर्ती देवी का स्थल कहा जाता है। वास्तव में यह जो स्थल है वह भगवान गौतम बुद्ध से संदर्भित है। और जैसा कि मैंने बताया कि जिस समय भगवान गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो वे इसी स्थल पर आए थे, रोहिणी नदी को क्रॉस करते हुए, और जो कोली क्षेत्र है, कोली क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे इस स्थान पर पहुँचे थे। और इस स्थान पर आने के पश्चात उन्होंने अपने राष्ट्रीय वस्त्राभूषण त्यागे थे। जिस समय उन्होंने अपना गृह त्याग किया था उस समय उनका जो साथी था वो भी उनके साथ था। और जिस समय इन्होंने अपने वस्त्राभूषण का त्याग किया तो उस समय उनके वस्त्राभूषण ले करके वो उनका साथी जो है, जिसको कि चिन्ना के नाम से जानते हैं, वही उसको ले करके और पुनः कपिलवस्तु वापस भी गया था। तो इस स्थान पर पहुंचने के बाद हमको ये पता चला कि वास्तव में इस स्थान को लोग कुंवरबाटी के थान के नाम से जानते हैं। हमको ये भी पता चला कि यहाँ पर तकरीबन 20 एकड़ का जो भूभाग है उसमें ये पोखरा भी है, बाग भी है। ये सारा का सारा अभी जीएस की ज़मीन है, इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। जब हमने युआंग के यात्रा विवरण देखे तो उसमें वो कहते हैं कि जो रामग्राम है, रामग्राम से दक्षिण पूरब की दिशा में जब वो आगे बढ़ते हैं तो लगभग 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वे इस स्थान पर पहुंचते हैं। और जब हम दिशा और दूरी का अनुमान लगाते हैं तो दिशा दूरी भी
जो ये युआंगचुआंग का जो ये कथ्य है उससे मेल खाते हैं। और ये कुंवरवर्ती स्तूप का जो स्थल है, इस स्थल की भी अभी पहचान नहीं की जा सकी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो कि भगवान गौतम बुद्ध से संदर्भित है, और इस स्थान की भी अभी खोज नहीं हो सकी है। यहाँ पर अभी आप जा कर के अगर देखेंगे तो जैसा कि अभी हमने बताया, एक महत्वपूर्ण पोखरा है, बहुत ही पुराना पोखरा है, और वो चारों तरफ से जो है मिट्टी के टीले से घिरा हुआ है, और बाग भी है सामने। और यहाँ पर इस टीले पर एक शिव का मंदिर भी है, भगवान शिव का। ऐसा कहते हैं कि जो कोलिये थे, कोलिये भगवान शिव के आराधक थे। उनके जो इष्ट देव थे वे शिव ही थे, और जो ओम नमः शिवाय है ये उनका गुरु मंत्र है। तो इस तरह से इस पर जो एक शिवालय अभी स्थित है, यदि उसका उत्खनन कराया जाए या उसके आसपास की चीज़ें जो हैं उन पे पुरातात्विक दृष्टि से अगर शोध किया जाए तो ये अभी भी कुंवरवर्ती स्तूप का ही स्थल निकलेगा। लेकिन जो तमाम तथ्य हैं, दिशा और दूरी जो है, और इस स्थान का जो नाम है, उसको सबको देखने से ऐसा लगता है कि यह वही स्थल है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे थे, और पहुँचने के बाद उन्होंने अपने वस्त्राभूषण त्यागे थे। एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये भगवान गौतम बुद्ध जब इस स्थल पर पहुँचे थे तो उस समय मतलब वो समय और वो माह दोनों मैं इस स्थान पे, उस एग्जैक्ट टाइम पर मैं इस स्थान पर गया था। और इसके बगल में जो एक नाला बहता है जिसको खेकड़ा नाला के नाम से जानते हैं, उस समय ऐसा था कि इस नाले को या इस नदी को जो भी कहें, जो भगवान गौतम बुद्ध का घोड़ा था वो एक छलांग में ही पार कर गया था। तो जब मैं उसी समय उस खेकड़ा नाले के पास पहुंचा, जो कि इस समय खेकड़ा नाला के नाम से जानते हैं, हो सकता है कि पहले अनोमा नदी के नाम से वो जाना जाता रहा हो, लेकिन वर्तमान में खेकड़ा नाला के नाम से वो जाना जाता है। उस समय उसमें इतना ही पानी था कि एक छलांग में उसको कोई भी घोड़ा आसानी से पार कर सकता था। तो इन तमाम विवरणों को देखने के पश्चात जब हमने विचार किया तो हमें लगा कि ये वही स्थल हो सकता है। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है लोग मुंडन कराने के लिए आते हैं, और अपने बच्चे का मुंडन कराते हैं। और जब कोई जो है संत होता है और जब वो अपने वस्त्राभूषण त्यागता है तो निश्चित रूप से वो भी अपने केस के बाल काटता है। भगवान गौतम बुद्ध ने मुंडन तो नहीं कराया था, लेकिन अपने केस के बाल काटे थे उन्होंने। तो ये वही स्थल है जिसको कोई इतिहास में कुंवरवर्ती स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे 3 वीडियो के पार्ट में हमने महाराजगंज के बौद्ध स्थलों के बारे में जाना। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इतने पुराने स्थल होने के बावजूद, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे जिलाधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली, आपको क्या लगता है कि कितना समय और लग सकता है जिससे कि यह अस्तित्व में आ सके? और देवदाह और रामग्राम के बारे में जो इस समय ASI से संदर्भित कार्य चल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र ही यह स्थल जो है प्रकाश में आ जाएगा, इसकी वास्तविकता प्रकाश में आ जाएगी। जो देवदाह का स्थल है वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, एक विश्रामालय वहाँ पर बन रहा है। और अभी कुछ समय पहले वहाँ पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी गए थे और उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। इस समय वहाँ पर निर्माण का कार्य प्रगति में है। जो रामग्राम का स्थल है, रामग्राम के स्थल पर भी जो ASI है उसने अपना अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया है, और 100 वर्ग मीटर का स्थल उन्होंने उत्खनन के लिए चिन्हित किया है। शीघ्र ही ये स्थल, इस पर उत्खनन कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। और जैसे ही ये उत्खनन कार्य प्रारंभ होता है तो उस समय ASI के जो चीफ थे, सुपरिटेंडेंट थे, उनसे हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही स्तूप इस स्तूप की सतह पर हम आते हैं और हमें उसका जो है स्थल जो है वो मिल जाता है, तो हम इस उत्खनन कार्य को और आगे बढ़ाएंगे।
तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि शीघ्र ही जो रामग्राम का स्तूप है वो स्तूप जो है प्रकाश में आ जाएगा। और जैसे ही वो प्रकाश में आता है वैसे ही यह जो महाराजगंज का स्थल है ये विश्व के पर्यटन मानचित्र में स्थान पालेगा। रामग्राम का स्तूप और भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस समय कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और उनकी अस्थियों का वितरण हुआ था, और उसके बाद जब इस स्थान पर आकर के ये स्तूप बना और कुषाण काल में इसको ईंटों का बनाया गया, और बाद में जब अशोक आया, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक उन तमाम स्थलों पर पहुंचा जहां पर कि पहले से स्तूप बने हुए थे। वहां से उसने रेलिक्स निकलवाया और उनके छोटे छोटे हिस्से किए और हजारों स्तूपों का निर्माण किया। जब वो रामग्राम के स्तूप पर आता है तो रामग्राम के स्तूप पर वो देखता क्या है कि जंगल से हाथी निकल करके आ रहे हैं, बाघ निकल करके आ रहे हैं और उस स्तूप की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो ये देख करके वो बड़ा प्रभावित हुआ। इसके साथ ही साथ उसने ये भी देखा कि एक ब्राह्मण वेशधारी उनके सामने आता है और वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि आप इस स्तूप से जो है वो अस्थि अवशेष ना निकालें तो बड़ी कृपा होगी। और बाद में उसको ये पता चलता है कि वो नागवंशीय रक्षक है रामग्राम का, और उसके अभ्यर्थना से वो काफ़ी प्रभावित होता है और इस स्तूप के जो अस्थि अवशेष है उसको ना ले जाने का वो विचार करता है। तो जो अन्य स्तूप हैं वहाँ से तो रेलिक्स निकाले थे उसने और उन पर उसने हजारों स्तूपों का निर्माण किया था, लेकिन जो रामग्राम का स्तूप है वहाँ से उसने रेलिक्स नहीं निकलवाए थे। और चूंकि ये लगभग 2000 वर्षों तक जो है जंगल में ही विलीन रहा और इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो विश्व में आज जो बौद्ध धर्म की स्थिति है वो लगभग चौथे स्थान पे है। क्रिश्चियंस, मोहम्मडन और हिंदूज के बाद जो स्थिति आती है वो बौद्ध धर्म की ही स्थिति आती है। तो ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो संपूर्ण विश्व में बिखरे पड़े हैं और लाखों की संख्या में वो एक तीर्थयात्री के रूप में भारत आते हैं। और जब लोगों को यह पता चला था, अभी तक तो पता था नहीं कि रामग्राम कहाँ पर है, किस रूप में है, लेकिन जैसे ही यह पता चलता है कि रामग्राम महाराजगंज की धरती पर है, वैसे ही लोग इस स्थान पर आना प्रारंभ होंगे और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में जो बौद्ध तीर्थयात्री हैं वो इस स्थल पर आएंगे। और इसका प्रभाव ये होगा कि इन तीर्थयात्रियों के आने के कारण जो जनपद महाराजगंज है उसका विकास बहुत तेजी के साथ होगा। और यह जो स्थल है रामग्राम का स्थल, शीघ्र ही अन्य जो बौद्ध मतावलंबी देश हैं वे भी यहाँ पर आएंगे और उनके तमाम मठ और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बननी प्रारंभ होंगी। और देखते देखते ये भी सारनाथ की तरह और कुशीनगर की तरह से एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में निखर करके सामने आएगा। आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पे इतनी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स। तो महाराजगंज जनपद के बौद्ध स्थल और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये सारे तथ्य, ये सारे साक्ष्य और ये सारे प्रमाण आपको कैसे लगे और इनके बारे में जो आपको जानकारी दी गई वो आपके लिए कितनी ज़रूरी थी, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। और एक निवेदन की इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन तक ये पहुंच सके, ताकि इस पर शीघ्र काम हो और इसका भी विकास संभव हो सके। पर्यटन के दृष्टिकोण से किसी भी क्षेत्र का विकास इसलिए भी जरूरी होता है कि वह उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों को बढ़ावा देता है। जब भी बाहर से लोग किसी देश में घूमने, किसी जगह पे देखने आते हैं तो वहाँ की सभ्यता, वहाँ की शिक्षा और वहाँ के अनुशासन के साथ साथ वहाँ की सारी चीज़ें अन्य जगहों पर जाती हैं। वहाँ की परंपराओं के बारे में लोग जानते हैं, वहाँ के वस्त्र आभूषण के बारे में लोग जानते हैं और इससे उस क्षेत्र के साथ साथ उस पूरे समाज का उत्थान होता है। हमारा ये प्रयास कि महाराजगंज जनपद के बौद्ध स्थलों के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाए, जिसके लिए सर ने इतना अच्छा अनमोल समय दिया, इसके लिए इनका भी धन्यवाद। और आपसे ये निवेदन कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको हो सके। इस पूरे सीरीज के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं और सर से यह वादा करते हैं कि इनके और सारे रिसर्च के बारे में भी हम इसी तरह से जानते रहेंगे और महाराजगंज के साथ साथ भगवान बुद्ध से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें जो लोगों को जाननी चाहिए उसके बारे में भी आपको अवगत करवाएंगे। इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।